तो बच्चों आज हम लोग मेमोरी बेस्ड सवाल बनाने वाले हैं। 24 जनवरी शिफ्ट 1 का सवाल है। चलिए देखते हैं फिजिक्स के सॉल्यूशंस। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अ ड्रॉप ऑफ रेडियस आर, ठीक है, इज स्प्लिट इनटू 27 ड्रॉप्स ऑफ इक्वल रेडियस। द वर्क डन इज 10 जूल। तो वर्क डन कितना किया गया बच्चों? 10 जूल का। हमको बताना है इफ द सेम बिग ड्रॉप इज स्प्लिट इनटू 64 इक्वल ड्रॉप्स, द वर्क डन क्या होगा। तो बच्चों ये सवाल हम लोग बनाएंगे सरफेस टेंशन का जो सेकंड डेफिनेशन होता है सरफेस एनर्जी के टर्म्स में, उससे। हम जानते हैं बच्चों सरफेस टेंशन होता है चेंज इन सरफेस एनर्जी डिवाइडेड बाय चेंज इन सरफेस एरिया, या सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, इसको क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। अब ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सरफेस एरिया में कितना चेंज आया। तो देखो पहले आर रेडियस था, उससे 27 ड्रॉप्स बनाए विच इज स्मॉल आर रेडियस के। तो हम लोग छोटे रेडियसेस निकाल सकते हैं कितने होंगे। तो सपोज बड़े वाले का जो वॉल्यूम था वो था 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये वॉल्यूम इक्वल टू होगा जो उन्हीं से रिकास्ट करके 27 छोटे स्पीयर्स बनाए, 4/3 पाई छोटा आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, स्मॉल आर का वैल्यू आ जाएगा आर बाय 3 3 9 3 27, तो आ जाएगा आर बाय 3। तो जो छोटा रेडियस है, जो 27 छोटे स्फीयर्स बने हैं, उनका रेडियस आर बाय 3 होगा। अब ये देखते हैं कि सरफेस, एक मिनट, अब ये देखते हैं कि सरफेस एरिया में कितना चेंज आया। ठीक है, तो पहले जो सरफेस एरिया था, इनिशियल सरफेस एरिया, वो कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब फाइनल सरफेस एरिया होगा 27 इंटू सरफेस एरिया ऑफ छोटे स्पीयर्स, तो हो जाएगा 4 पाई छोटा आर स्क्वायर। तो छोटा आर कितना है? आर बाय 3 का होल स्क्वायर। तो आ जाएगा 27 इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर बाय 9। ये चले जाएगा 27 है, तो ये आ जाएगा 9 3 27। तो फाइनल सरफेस एरिया आ गया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, अब आपका जो सरफेस एरिया में चेंज आया, डेल्टा एस निकाल लेते हैं, फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल, तो ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 3 माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर विच इज 8 पाई आर स्क्वायर, है ना। अब सरफेस टेंशन का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं, टी बराबर क्या होता है? चेंज इन सरफेस एनर्जी बाय सरफेस एरिया। तो यहां से चेंज इन सरफेस एनर्जी जो कि वर्क डन बाय सरफेस के बराबर होगी इज इक्वल्स टू क्या होगा? टी इंटू टी ए। तो ये आ जाएगा बच्चों, वर्क डन अपने को दिया है 10 जूल, टेंशन सरफेस टेंशन हमको पता नहीं है कितना है, और डी ए का वैल्यू कितना दिया है? 8 पाई आर स्क्वायर। इससे एक रिलेशनशिप हम लोग को मिल गया। ठीक है, अब सेकेंड केस देखते हैं। हमको सवाल में ये पूछा है कि जब सेम बिग ड्रॉप इज स्प्लिट इनटू 64 ड्रॉप्स, अब वर्क डन कितना होगा। तो बच्चों देखते हैं 64 ड्रॉप्स में स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा। तो सेम बड़ा ड्रॉप है, उसका रेडियस आर रहेगा, उसको 64 छोटे आर रेडियस के ड्रॉप में इक्वेट किया गया। रेडियस निकाल लेते हैं वॉल्यूम के टर्म्स में, तो क्या होगा? सबसे पहले होगा 4/3 पाई आर क्यूब विल बी इक्वल टू 64 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये 4/3 पाई कट गया, आर का वैल्यू आ जाएगा आर क्यूब बाय 64 का क्यूब रूट। तो ये आ जाएगा आर बाय 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो आ जाएगा 4 आर बाय 4। तो रेडियस हो गया आर बाय 4। अब फिर से सरफेस एरिया में चेंज कितना आएगा? तो फाइनल सरफेस एरिया हो जाएगा 64 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आर बाय 4, तो आ जाएगा आर स्क्वायर बाय 16। 16 ये चले जाएगा 4 4 जा होता है 16 पाई आर स्क्वायर। तो चेंज इन सरफेस एनर्जी कितनी आ गई? चेंज इन सरफेस एनर्जी आ गई 16 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर विच इज 12 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो हम लोग को निकालना है बच्चों वर्क डन। क्या निकालना है? वर्क डन। तो वर्क डन बराबर क्या होगा? वर्क डन बराबर होगा सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया 12 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम t इंटू 8 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू जानते हैं, तो यहां पर क्या कर दीजिए? 8 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 डिवाइड कर दीजिए। तो हम t इंटू 8 पाई आर स्क्वायर की जगह क्या लिखे? 10 इंटू 12/8,
2 4 जा 2 5 जा 4 3 जा, तो आ जाएगा आंसर 15 जूल। ठीक है, अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या लिखा हुआ है? अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन अ स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r एंड इट्स टाइम पीरियड इज t. If the radius of another satellite is 1.03 r, then the percentage change in time period of second satellite as compared to the first will be. तो बच्चों ये r में एक छोटा सा चेंज है, ठीक है। हम लोग रिलेशनशिप जानते हैं, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, या लिख सकते हैं टी इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू आर का पावर 3/2। तो जब भी बच्चों स्मॉल चेंज होता है ना, तो हम लोग स्मॉल चेंज निकालने के लिए एरर में जैसा इस्तेमाल करते हैं, मेजरमेंट का वैसा इस्तेमाल करते हैं और इसको लॉग लेके डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हो जाएगा ln t बराबर ln k प्लस 3/2 ln r। अब आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dt/t बराबर कांस्टेंट का 0 3/2 dr/r, ये आ गया। अब आपको क्या चाहिए, द परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड हम लोग को निकालना है, और रेडियस में कितने का चेंज किए, इतने का। तो परसेंटेज चेंज रेडियस में निकाल लेते हैं बच्चों। तो परसेंटेज रेडियस में निकालोगे चेंज तो क्या होगा, ओरिजिनल था आर रेडियस और आपने बढ़ा के कितना किया 1.03 इंटू आर, और बाद में कितना हो गया आर इंटू 100, तो क्या होगा चेंज इन रेडियस बाय ओरिजिनल रेडियस इनटू 100, ये क्या होता है परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज यहाँ से कितना आ जाएगा, dr/r का वैल्यू 0.03 इंटू 100, या बेसिकली 3%। तो इसकी वैल्यू बच्चों dr/r इंटू 100 कर दो यहाँ भी, इंटू 100 कर दो यहाँ भी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3%। तो क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड आएगा 3/2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना 9/2 विच इज 4.5%। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 4.5% 2। ठीक है, अगला सवाल। नेक्स्ट अगला बोला है क्या, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेंथ विड्थ एंड सेपरेशन विथ द प्लेन्स आर इतना इतना एंड इतना। तो बच्चों लेंथ मतलब चौड़ाई, ब्रेड्थ जो दिया है विड्थ वो दिया है 3 सेंटीमीटर, है ना। तो ऐसे करके एक प्लेट बना लेते हैं जिसका लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 3 सेंटीमीटर, और दोनों प्लेट्स जो है बच्चों उनके बीच में जो गैप दिया है वो दिया है 1 माइक्रोमीटर। अब हमको बोला है व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ अनदर कैपेसिटर सो दैट इट्स कैपेसिटेंस बिकम्स 10 टाइम्स। तो बच्चों कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आता है, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, क्या हो जाता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो हम लोग A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D का वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो A एप्सिलॉन नॉट D का वैल्यू क्या आएगा, A एरिया ऑफ प्लेट होता है तो क्या होगा 5 3 जा 15, तो होगा 15 बाय D, अच्छा एप्सिलॉन नॉट भी आएगा बाय D। D क्या होता है सेपरेशन, सेपरेशन कितना दिया है 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब यहाँ भी देखो यूनिट सेंटीमीटर सेंटीमीटर माइक्रोमीटर में दिया है, तो इस चीज में किसी का यूनिट को चेंज नहीं करते, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड ही हो रहा है, ऐड वैड तो कर नहीं रहे। तो कैपेसिटेंस का वैल्यू आ जाएगा 15 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप कैपेसिटेंस को 10 टाइम्स बढ़ा दिए, है ना, क्या कर दिए डायमेंशन ऑफ अदर कैपेसिटर सो दैट कैपेसिटेंस बिकम्स 10 टाइम्स, तो उसका जो कैपेसिटेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 150 एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम लोग देख लेते हैं इनमें से किन ऑप्शन को हम लोग डिवाइड करेंगे तो कैपेसिटेंस इतना ही आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो देखते हैं बच्चों, ये होगा 50 इंटू 30, तो ये होगा 5 3 जा 15500 डिवाइडेड बाय 10, तो क्या हो जाएगा 150 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका सही आंसर क्या होगा 1। इसमें क्या होगा 50 10 जा 500 बाय 10 50 आएगा, इसमें क्या आ जाएगा 300 बाय 50, इसमें क्या आ जाएगा 400 बाय 50, तो ये सब गलत है। ये आ रहा है बच्चों 1500 बाय 10 विच इज 150 एप्सिलॉन नॉट। तो सही ऑप्शन क्या है अपना, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल क्या बोला है, रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर इज 9। तो एक वायर है बच्चों जिसका रेजिस्टेंस क्या दिया है 9। इट इज बेंड टू फॉर्म अ इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब बच्चों 3 आर्म्स बन गए ना, 1 2 और 3 आर्म्स बन गए, और क्योंकि ये यूनिफॉर्म वायर था और 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए, और आपको पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो इसका भी हो जाएगा 3 ओम, इसका भी हो जाएगा 3 ओम, इसका भी हो जाएगा 3 ओम। फिर हम लोग को बोला है रेजिस्टेंस बिटवीन 2 वर्टिसेस अपने को निकालना है, तो अपन क्या ले लेते हैं ये और ये। तो बच्चों एक करंट यहाँ से गई, 2 रास्ते मिले, ऊपर गई इधर गई
वापस आ गई, एक सीधा गई, तो ये दोनों में सेम करंट जा रही है, क्या हो गया सीरीज। 3 और 3 कितना होता है 6, ठीक, और ये 3, अब 6 और 3 क्या में लगे हैं पैरेलल में लगे हैं। 6 3 पैरेलल में क्या होता है बच्चों, सबको पता है 2, 6 इंटू 3 बाई 6 प्लस 3, 18 बाय 9 कितना होता है बच्चों 2 ओम। तो इसका आंसर क्या होगा 2 ओम। नेक्स्ट अगला बच्चों सवाल क्या दिया, सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m रेडियस आर रिलीज फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। सिलेंडर को रिलीज किया गया है, मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री। तो एंगल कितना बना रहा है 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एज्यूमिंग द सिलेंडर रोल्स विदाउट स्लिपिंग, एक्सेलरेशन निकालना है एक्सिस ऑफ सिलेंडर का। तो डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों g sin थीटा बाय 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। तो आ जाएगा g sin 45 1 प्लस सिलेंडर है सॉलिड एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एम आर स्क्वायर कट गया, 1 प्लस 1 बाई 2 क्या होता है 3 बाई 2, तो 2g साइन 45 बाय 3 बचेगा, साइन 45 1 बाई रूट 2 लिखेंगे तो 2g बाय 3 रूट 2, ये होगा इसका एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। तो ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन 3। अगला सवाल अब बच्चों अगला सवाल हम लोगों को क्या बोला है, इफ आई बराबर आई ए साइन ओमेगा टी प्लस आई बी कॉस ओमेगा टी, हमको निकालना है आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। तो बच्चों अगर आपको सपोज, ये तो डायरेक्ट भी निकल जाएगा दोनों का, लेकिन अगर आप लोगों को सपोज बच्चों ऐसे टर्म कभी दे देगा आईआरएमएस, अगर जनरल कोई सा भी फॉर्मूला दे दिया आपको निकालना है, तो आईआरएमएस निकालने का तरीका क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर, कि आप आई स्क्वायर का dt के साथ इंटीग्रेशन करेंगे फॉर अ टाइम पीरियड 0 से t, और डिवाइड बाय क्या कर देंगे t से, तो ये स्क्वायर का मीन आ गया, और फिर पूरे का क्या कर देंगे अंडर रूट। तो इसको बोलते हैं बच्चों रूट मीन स्क्वायर करंट। अब सपोज अपन आई स्क्वायर यहां पर करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस आई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस आई ए आई बी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब हमको क्या करना है आई स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन, कब से 0 से t तक। तो क्या आएगा बच्चों आई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस आई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों 1/2, 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड करेंगे तो 1/2 आई ए आई बी साइन 2 ओमेगा टी। इसका इंटीग्रेशन करना है ओवर अ टाइम पीरियड। अब एक शॉर्टकट बच्चों, इसका इंटीग्रेशन करोगे जब dt के रेस्पेक्ट में, ये वाले टर्म का ये आना है बच्चों 0, क्योंकि साइन का बच्चों लीनियर फंक्शन है। तो अगर आप एक टाइम पीरियड लोगे तो जितनी पॉजिटिव वैल्यू आएगी उतनी क्या आएगी नेगेटिव वैल्यू, तो उसका क्या होना है 0। तो 0 होना है तो इसको 0 ही लिख दो बच्चों, 0 से टाइम पीरियड आ रहा है। अब यहां पर देखते हैं बच्चों, अब यहां पे क्या होगा, यहां पे जब आप, अच्छा सामने 1/t भी चल रहा है क्योंकि एवरेज निकालना है, अंडर रूट लास्ट में करेंगे। अब इसको क्या कर सकते हो आप, ऐसा लिख सकते हो 1/t इंटीग्रेशन ऑफ आई ए का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का बच्चों आप सब्स्टिट्यूशन बना सकते हो। साइन स्क्वायर ओमेगा टी आप ये जानते हैं ना, cos 2a का वैल्यू क्या होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो आप साइन स्क्वायर का भी सब्स्टिट्यूशन बना सकते हो और cos स्क्वायर का भी सब्स्टिट्यूशन बना सकते हो। तो साइन स्क्वायर का सब्स्टिट्यूशन बनाना है तो इसको क्या लिखना पड़ता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बराबर cos 2a। तो ये उधर चले जाएगा तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस कॉस 2a बाय 2, ये आता है 1 माइनस कॉस 2a बाय 2। तो यहाँ लिख सकते हैं एक 1/2 अलग आ जाएगा माइनस आई ए स्क्वायर कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2, ये एक dt अलग हो गया 0 से t तक, प्लस वैसे ही 0 से t तक आई बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, तो एक बाय इसमें भी 1/2 अलग आ जाएगा और इसमें आ जाएगा प्लस साइन प्लस cos 2 ओमेगा t बाय 2, इसको भी 0 से 2 तक इंटीग्रेट करना है, ये भी क्या है dt के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और 1/t पूरा ब्रैकेट में बाहर चल रहा है।
ठीक है। अब बच्चों ये फिर से कौन सा फॉर्मूला आ गया, ये फिर से लीनियर फॉर्मूला आ गया, कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लीनियर है, तो कॉस का जितना पॉजिटिव वैल्यू एक साइकिल में उतना ही नेगेटिव वैल्यू, तो ये टर्म भी जीरो होगा, ये टर्म भी जीरो होगा, दोनों टर्म क्या होंगे, जीरो होंगे। अब दोनों टर्म जीरो होंगे तो सिर्फ क्या बचा, यही बचा बच्चों, तो इसका तो टी और टी कट जाना है, जब इसको इंटीग्रेट करके जीरो से टी रखेंगे तो टी से टी कट जाएगा, तो बेसिकली अपना जो रूट स्क्वायर वैल्यू बचेगा वो क्या बचेगा, यहां बच जाएगा बच्चों आई ए स्क्वायर बाय 2 प्लस आई बी स्क्वायर बाय 2, है ना, बाय 2, और ये t जो है जीरो से t जब dt से t कट जाएगा। अब इसका क्या कर देना है, पूरे का अंडर रूट, तो आंसर आएगा आई स्क्वायर बाय 2 प्लस आई बी स्क्वायर बाय 2, या ब्रैकेट से में तो क्या लिख सकते हैं, आई ए स्क्वायर प्लस आई बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 का अंडर रूट। ठीक है, तो ये जनरल डेरिवेशन बच्चों आप लोग याद रखेंगे, तो इसका सही आंसर क्या होगा, फोर्थ। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल क्या बोला है हम लोग को, वर्क डन बाय अ फोर्स, फोर्स का वैल्यू दे दिया है अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर, कहां से कहां तक, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 तक, और हमको बोला है वर्क डन कितना है, 5 जूल, टोटल वर्क डन कितना है 5 जूल, हमको बीटा का वैल्यू निकालना है। तो एक बार माइक चेक कर लेते हैं, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है। ठीक है, अब निकालते हैं बच्चों, तो आपको जानते हैं फोर्स एक फंक्शन है एक्स का, तो इंटीग्रेशन करके वर्क डन निकालना पड़ता है, तो छोटा सा वर्क डन क्या होगा, एफ डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 से 1 तक, जो वर्क डन वहीं से वहीं तक बोला है, तो क्या होगा, एफ का वैल्यू डाल दो, तो होगा अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 से लेके 1 तक, इसका वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ रहा है, 5 जूल के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, 5 बराबर अल्फा का क्या होगा बच्चों, अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स क्यूब बाय 3। ठीक है, ये बराबर 5 जूल, एक्स का वैल्यू देखो लोअर लिमिट 0 डालने से तो दोनों ही 0 0 हो रहा है, 1 डालने से दोनों 1 आ रहा है, तो बेसिकली 5 बराबर लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा बाय 3। अब अल्फा का जो वैल्यू है सवाल में दे दिया था हम लोग को, अल्फा का वैल्यू क्या दे दिया 1, तो अल्फा की जगह 1 डाल दो, तो आ जाएगा ये इधर आके 4 बराबर बीटा बाय 3, तो बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों 12, है ना, तो इसका आंसर होगा 12, ऑप्शन थर्ड। अगला सवाल क्या बोला है, स्क्वायर लूप है आपके पास, साइड कितना है 1/√2 मीटर का, करंट कितनी है 5 एम्पियर फ्लोइंग, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर निकाले माइक्रो टेस्ला में। तो बच्चों सपोज एक करंट जा रही है, आपको पता है अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर है ऐसा, है ना, और आपको यहां से किसी भी पॉइंट से, सपोज कोई सा भी पॉइंट ले लो, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो डायरेक्शन तो आपको पता है, करंट ऊपर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगी, और मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते थे, जो दोनों वायर के एजेस होते थे उससे जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है अपन सबटेंड कर लेते थे, इस एंगल को बोल देते थे θ1, इस एंगल को क्या बोल देते थे θ2, और फॉर्मूला हो जाता था B बराबर μ0 I बाय 4 पाई d अंदर में साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये आपका फॉर्मूला हो जाता था। अब इसको कंपेयर कर देते हैं यहां से बच्चों, तो देखो ये वायर है, ये इसका सेंटर से नीचे बनाए तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो d का वैल्यू होगा वो हो जाएगा a/2, उसके बाद ये एंगल कितना सबटेंड करेगा, स्क्वायर है तो बच्चों ये भी 45 और ये भी 45, है ना, सबटेंड क्या करेगा 45, और इस करंट कितनी है 5 एम्पेयर, और a का वैल्यू 1/√2 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी वैल्यू निकल जाएगी, और अपन इस फॉर्मूले में अब डाल देंगे, तो क्या आएगा बच्चों b बराबर, अच्छा ये एक के कारण इस वायर में करंट नीचे जा रही है, उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगी, इसमें फिर यहां जाएगी, इसके कारण भी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगी, फिर यहां जाएगी, इसमें भी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगी, तो सारे मैग्नेटिक फील्ड्स ऐड होंगे सेंटर में, तो सेंटर में ऐड होंगे बच्चों, तो इसका 4 टाइम्स कर लेते हैं, तो क्या लिखते हैं देखो b नेट बराबर 4 टाइम्स μ0 बाय 4 पाई का वैल्यू होता है बच्चों 10 का पावर -7 इनटू करंट का वैल्यू होगा बच्चों 5 बाय d जो है वो है a/2, और a कितना है 1/√2, तो क्या आएगा 1/2√2, क्या आएगा 1/2√2, है ना, इनटू, तो ये हो गया μ0 बाय 4 पाई d का वैल्यू। अब साइन θ1 प्लस साइन θ2 चलना है, तो साइन θ1 कितना है साइन 45 1/√2 प्लस 1/√2, ये बात समझ में आई, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2√2 कहाँ चले जाएगा ऊपर, तो ऊपर लिख लेते हैं 2√2, तो आएगा 4
4 5 हुआ 20 इंटू 10 का पावर -7 इंटू 2√2 इंटू 2/√2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये आ गया 80 इंटू 10 का पावर -7, तो इसको क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 10 का पावर -6, तो आंसर आ जाएगा बच्चों क्या 8 माइक्रो टेस्ला। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या बोला है, बॉडी प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल वेलोसिटी v0 एट एन एंगल 45 डिग्री, तो v0 से प्रोजेक्ट किए हैं एट एन एंगल 45 डिग्री। फिर क्या बोला है xy प्लेन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट द हाईएस्ट पॉइंट अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी रहती है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ v0 cos कितना 45 इतनी रहेगी। अब हम लोग को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो बच्चों एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट ऑफ अ ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग लीनियरली, ये होता है बच्चों एम वी आर परपेंडिकुलर, क्या होता है एम वी आर परपेंडिकुलर, तो ये है पॉइंट, इसके हिसाब से निकालना है, तो आर का क्या करना पड़ेगा बच्चों, परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, और यहाँ पर आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, हाइट के बराबर, तो बेसिकली हम लोग को एल बराबर क्या लिखना है, एम वी cos 45 इंटू हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब मास तो m दिया है बच्चों, v0 cos 45 क्या होगा बाय √2 इंटू क्या निकालना है h। अब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम हाइट वो हाइट होती है जहां पर जाके वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है 0, तो उस हाइट का फॉर्मूला था u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। तो यहां पर अपन क्या करते हैं, वैल्यू डाल देते हैं, तो आ जाएगा v0² sin 45, तो sin 45 का √2 करेंगे तो 1/2 इंटू 2g, तो आ जाएगा m v0³ बाय 4√2g। सवाल क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर a टू c रिलीजिंग फोटोन ऑफ वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम एंड फ्रॉम b टू c by releasing a photon of 6000 angstrom, then find the wavelength of photon for the transition from A to B। तो बच्चों ये है A, ये है B, ये है C। C तो ये है, अपने को ये पता है, C डेफिनेटली नीचे वाला है, A भी ऊपर नीचे जज कर लेते हैं बच्चों। देखो A से C में वेवलेंथ छोटा है, वेवलेंथ है 2000, छोटा है, छोटा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी ज्यादा, मतलब एनर्जी क्या होगी ज्यादा, मतलब ज्यादा बड़ा जंप होगा, तो A ऊपर होगा और B जो होगा वो सेकंड नंबर पे होगा, क्योंकि वहां वेवलेंथ क्या आया बच्चों बड़ा, वेवलेंथ बड़ा आया तो एनर्जी क्या होगी छोटी, ठीक है ये आया। अब इसका नंबर को x बोल दो, इसके नंबर को y बोल दो, ये है बच्चों आपका C, ठीक है। अब आपको क्या होगा, आपको वेवलेंथ निकालना है जब A से B ट्रांजिशन हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों, A से B ट्रांजिशन हो रहा है, तो देखो A से C में जो एनर्जी है वो है सपोज EA, और B से C में जो एनर्जी है वो है बच्चों EB बोल देते हैं, तो अगर मैं EA माइनस EB करूंगा, बड़ा एनर्जी वाला जंप माइनस छोटा एनर्जी जंप, तो ये एनर्जी गैप आ जाएगा विच इज A to B, है ना, वो एनर्जी गैप आ जाएगा, वही एनर्जी गैप जो होगा डेट विल बी इक्वल टू hc बाय लैम्डा से इक्वेट कर दूंगा, तो बच्चों दिखते हैं इज इक्वल्स टू EAB, तो EAB क्या हो जाएगा hc बाय, अच्छा अभी इसको अभी एनर्जी को ऐसे लिखते हैं, नहीं इसमें एनर्जी के टर्म्स को लिखते हैं यहाँ पर, है ना, तो एनर्जी ए वाला क्या लिखेंगे hc बाय लैम्डा ए माइनस hc बाय लैम्डा बी बराबर hc बाय लैम्डा जो ए से बी जंप के लिए चाहिए, hc हो गया कट गया, तो क्या आएगा बच्चों लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए बाय लैम्डा ए लैम्डा बी बराबर 1 बाय लैम्डा ए बी, तो लैम्डा ए बी क्या हो जाएगा बच्चों, लैम्डा ए लैम्डा बी बाय लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए, ये होगा। तो ए बी का वैल्यू कितना दिया है 2000 इंटू 6000, तो क्या करेंगे 2000 इंटू 6000 बाय 2000 माइनस 6000 माइनस 2000 विच इज 4000, तो ये 2 टाइम्स आएगा और ये हो जाएगा 3000 एंगस्ट्रॉम, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों सेकंड, ठीक है। अगला अगला सवाल क्या दिया बच्चों सवाल में, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज v0i, इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ इज λ0, बहुत बढ़िया। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E0k इज अप्लाइड,
द डी ब्रोगली वेवलेंथ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम विल बी, क्या होगा? तो हम लोग को निकालना है लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ आप जानते हैं बच्चों, वो होता है h बाय मोमेंटम, वेयर m इज द मास और v इज द वेलोसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है बच्चों? वेलोसिटी से छेड़छाड़ करती है, आप जानते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में लगती है उस डायरेक्शन में एक चार्ज को क्या लगता है? फोर्स। यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको क्या लगेगा? फोर्स। तो वेलोसिटी ये वाली तो कुछ चेंज नहीं होगी, जो आई में वेलोसिटी है वो चेंज होने वाली नहीं है, वो कांस्टेंट रहेगी ही रहेगी। हाँ, लेकिन जो के डायरेक्शन माइनस के में आपको क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है, उसके कारण प्लस के डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 से बढ़ने लगेगी टी समय पे। आई बात समझ में? और उसके कारण मोमेंटम में चेंज आएगा, और मोमेंटम में चेंज आएगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। अब देखते हैं बच्चों आगे। तो देखो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि लैम्डा वेलोसिटी क्या होगी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो v बराबर होगी v0 i, है ना? i डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अब चूंकि k डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है E0 माइनस E0, तो फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को उसके उल्टे डायरेक्शन में लगता है तो प्लस E0 में लगेगी, E0 के। तो फोर्स कितनी लगेगी? E0 इंटू E। तो एक्सेलरेशन कितना होगा? E0 E बाय m, फोर्स बाय मास, इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी जो k डायरेक्शन में चेंज होगी वो समय के साथ क्या होगी? v बराबर इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, प्लस एक्सेलरेशन E बाय m इंटू t, तो E बाय m या E0 E बाय m, ये क्या होगी? वेलोसिटी k डायरेक्शन में। तो इसको लिख सकते हैं प्लस E0 E बाय m इंटू t के, ये लिखे, ये हो गया बच्चों। तो मोमेंटम क्या होगा? p बराबर होगा mv0 i प्लस E0 Et बाय m के। आई बात समझ में? तो बच्चों लैम्डा क्या होगा? h बाय p, तो h बाय अच्छा मास इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी m आएगा, है ना? तो ये होगा। तो अच्छा, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपने को तो लैम्डा चाहिए नेट, तो p बाय मोमेंटम चाहिए। अब मोमेंटम का i कंपोनेंट भी है, k कंपोनेंट भी है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं? मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये m से ये m क्या हो गया? कट गया, है ना? तो मैग्नीट्यूड क्या होगा वो लिख लेते हैं। तो मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो m स्क्वायर v0 स्क्वायर प्लस E0 E बाय E0 E t का होल स्क्वायर, है ना, का अंडर रूट, ये हो जाएगा मोमेंटम। अब लैम्डा बराबर क्या लिख सकते हैं? h बाय p, तो आएगा h बाय अंडर रूट m स्क्वायर v0 स्क्वायर प्लस E0 E t का होल स्क्वायर, ये अपन लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ पर आप लोग को एक चीज ध्यान देना है। तो यहाँ पर ध्यान क्या देंगे कि अपने को ये mv0 v0 ये सब को सब्स्टिट्यूट करना है पुराने टर्म्स में, तो h को अंदर भेज देते हैं, तो h अंदर चले जाएगा, यहाँ जाएगा 1, तो 1 आएगा, तो अंडर रूट के अंदर चले जाएगा h स्क्वायर, और यहाँ भी क्या चले जाएगा? h स्क्वायर, ठीक है। तो खाली x डायरेक्शन के हिसाब से अगर अपन देखें तो अगर पुराना मोमेंटम mv है तो mv0 को क्या लग सकते हैं? h बाय m0 v0 को क्या लिख सकते हैं? लैम्डा 0 लिख सकते हैं, है ना? लैम्डा 0 लिख सकते हैं क्योंकि लैम्डा 0 के टर्म्स में दिया है। तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं बच्चों ये लैम्डा 0, तो उसका उल्टा होगा 1 बाय लैम्डा 0 का स्क्वायर है, तो इस वाले टर्म की जगह क्या आ जाएगा? लैम्डा बराबर 1 बाय लैम्डा 0 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर जो नया mv है ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो लैम्डा बराबर h बाय p, और अभी मोमेंटम कितना था? मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या था? E0 E t बाय m इंटू m करेंगे तो m से m एक बार कट जाएगा, तो यह इतना आ जाएगा E0 E t, तो E0 E t आएगा। तो इसको उल्टा कर देंगे तो क्या लिख सकते हैं? 1 बाय लैम्डा t का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 बाय E0 t, m नहीं होगा बच्चों, तो आएगा ऑप्शन थर्ड। चलिए अगला सवाल बनाते हैं। अगला सवाल में क्या दिया बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, तो प्लेनो बन गया, ये बन गया बच्चों कॉन्वेक्स। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कॉन्वेक्स पार्ट है उसका क्या है? 2 सेंटीमीटर।
मीटर। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दे दिया इसका, 1.5 दिया है। बोला है फोकल लेंथ f1 इन एयर और f2 इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2, यानी सराउंडिंग मीडियम एक बार एयर लेना है बच्चों केस 1 में, और दूसरे बार कितना ले लेना है सराउंडिंग मीडियम 1.2। तो हमको f1 f2 का रेशियो निकालना है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है बच्चों। तो क्या करेंगे, हमको पता है 1/f बराबर होता है μ2 माइनस μ1 बाय μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, और μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सराउंडिंग का, और μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सराउंडिंग का, और μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है लेंस के मटेरियल का। तो पहला केस निकाल लेते हैं, 1/f1 बराबर आ जाएगा, ये 1.5 और ये 1 लेना है, तो आ जाएगा 0.5/1 1/r1, तो ये 1/∞ हो जाएगा। पहला सरफेस क्या है, इनफाइनाइट, 1/∞। फिर ये कॉन्वेक्स है बच्चों, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ नापेंगे तो इंसिडेंट रे के उल्टा, तो नेगेटिव आएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आएगा 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये कितना होगा, 1/f1 बराबर 0.5 को हाफ लिख सकते हो, और 1/∞ 0 होता है, तो 1 × 1/2, तो f1 का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 4 सेंटीमीटर। सेकेंड केस देख लेते हैं, तो 1/f2 बराबर आएगा 1.5 माइनस 1.2 विच इज 0.3 डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 1/∞ प्लस 1/2 है ना बच्चों। एक चीज ध्यान देना है ना, μ2 माइनस μ1/μ1 लिखना है, तो एयर रहता है अपन 1 ले लिए, तो 1.2 लेना है। एक हड़बड़ी में क्या होता है, एकदम छोटी सी चीज है, हड़बड़ी में ये चीज छूट जाती है, नीचे 1 ही लेके सॉल्व कर दिया अपन, ऊपर को तो माइनस किए 0.3 लिखे, नीचे 1 ही लिख दिए, है ना। तो ये सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना। तो क्या आएगा 1/f2 बराबर ये होगा 3/12, 3/12 क्या होता है 1/4 इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा f2 बराबर 8 सेंटीमीटर। तो f1/f2 का वैल्यू कितना आएगा 1:2, तो ऑप्शन क्या होगा सेकंड। अगला नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल क्या बोला है बच्चों, अ पॉइंट चार्ज ऑफ कहाँ +1 कूलम इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस L/2 फ्रॉम स्क्वायर सरफेस, है ना, तो L/2 दूर रख दिए बच्चों ऑफ अ स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L। तो हमको इफ द फ्लक्स पासिंग थ्रू द शेडेड रीजन इज फाई, देन हमको बताना है कि φ/x एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होगा। बच्चों पहले तो L/2 डिस्टेंस दूर है, तो इसके L/2 इधर एक सरफेस होगा, L/2 ऊपर एक सरफेस होगा, L/2 नीचे एक सरफेस होगा, L/2 सामने एक, L/2 सी, तो एक क्यूबॉइड L साइज के क्यूबॉइड से इसको पूरा एंक्लोज अपन कर सकते हैं, और ये सेंटर पे रखा हुआ है। तो हर सरफेस से कितना जाएगा, 6 सरफेसेस है, टोटल फ्लक्स निकलता है Q/ε0 एक एंक्लोज सरफेस से। तो ये जो साइड है, एक साइड से, ये 6 साइड्स का एक साइड है, तो ये एक साइड से कितना लिखेगा Q/6ε0। अब उसमें भी से ये आधा, वो 6/ε0 है, इतने एरिया से निकालना है। तो बच्चों उसका भी अपन क्या करेंगे, देखो पहले तो इसके भी कितने हिस्से हुए, 4 हिस्से, 4 हिस्से में तो एक हिस्सा तो पूरा ही पूरा हटा दो, तो Q/6ε0 से माइनस कर लो Q/24ε0। ये क्यों माइनस कर रहा हूं कि ये 4 हिस्से, एक चौथाई हिस्सा तो गायब ही हो गया, छठे हिस्से से एक चौथाई हिस्सा गायब हो गया। अब इस वाले का भी आधा, मतलब जो एक चौथाई हिस्से का भी और आधा कर लो, तो -Q/48ε0। आई बात समझ में। तो ये होगा नेट फ्लक्स। तो क्या होगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा बच्चों 48ε0, 6 कितना जा 48, 6 के पहाड़े में आता है कि नहीं 48 आता होगा, है ना, तभी तो एलसीएम नहीं। तो 6 8 जा कितना होता है 6 8 जा, तो आएगा 8Q माइनस 24 2 जा, तो 2Q माइनस Q, तो 8Q माइनस 2Q बोलता है बच्चों 6Q, और 6Q माइनस Q होता है बच्चों 5Q, तो आएगा 5Q/48ε0। तो यहाँ पर x की जगह आएगा 48, तो इसका आंसर होगा 48। सिमेट्री से बनाना है बच्चों, गॉस लॉ का क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट अगला क्या दिया है, फ्रॉम मिनिमम फाइंड मिनिमम ऑर्डर ऑफ maxima of wavelength λ1 on a screen in YDSE when maxima of λ1 is 480 nanometer coincides with maxima of λ2 600 nanometer। मतलब बच्चों ये उसका है पॉलीक्रोमेटिक लाइट का है YDSE एक्सपेरिमेंट। तो बोला है कि इतने वेवलेंथ वाले का जो मैक्सिमा है ना, और इतने वेवलेंथ वाले के मैक्सिमा से कोइंसाइड हो रहा है, तो बच्चों स्क्रीन में वो पोजीशन कौन सी होगी वो अपने को निकालना है। तो बच्चों देखो, जैसे
ये स्क्रीन चलता है y, है ना, y का वैल्यू लिखते हैं, तो हमको पता है बच्चों सेंटर में एक मैक्सिमा बनता है और उसके बाद मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा बनते जाते हैं। तो जैसे अगला जो वो रहता है लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस पे, फिर लैम्डा पे, तो लैम्डा बाय 2 पे क्या बनता है मिनिमा, फिर लैम्डा पे क्या बनता है मैक्सिमा। तो अपन मैक्सिमास के लिए क्या लेते थे, मैक्सिमा के लिए लेते थे n लैम्डा। तो अब इनका वेवलेंथ अलग है, तो कौन से नंबर का वेवलेंथ बन रहा होगा ये हमको तो पता नहीं है, तो हम लोग बोल दिए nth बन रहा है। तो n1 लैम्डा 1 बराबर क्या होगा n2 लैम्डा 2। सेकंड वाले का भी मैक्सिमा बोला है तो n1 लैम्डा 1 और दूसरे वाले का n2 नंबर का मैक्सिमा है तो n2 लैम्डा 2, वो दोनों क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड हो रहे हैं। तो यहाँ से n1 बाय n2 की वैल्यू हो जाएगी 600 बाय 480, 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब इसका सिंपल रेशियो निकाल लेते हैं बच्चों, 6 10 जा 6 8 जा 2 4 जा 2 5 जा, तो इसका पांचवा और इसका चौथा, पहले वाले का पांचवा और इसका चौथा। तो बोला फाइंड द मिनिमम ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1, तो लैम्डा 1 वाले का n1 है मतलब पांचवा, तो आंसर क्या होगा फर्स्ट, पांचवा वाला इसके चौथे वाले से कोइंसाइड हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? नेक्स्ट अगला, इन अ प्रोसेस प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो बच्चों ये हो गया आपका आइसोखोरिक प्रोसेस, प्रोसेस इज आइसोखोरिक, यस। वर्क डन इन द प्रोसेस इज 0, यस। इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, यस। तो ए बी सी ऑल आर करेक्ट। भाई वर्क डन 0 हो गया तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, क्यू के बराबर होगी, तो टेम्परेचर जो क्यू का कांस्टेंट वॉल्यूम, तो क्या लिखते हैं एनसीवी डेल्टा टी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो बच्चों ए बी सी ऑल आर करेक्ट। अगला सवाल बनाते हैं, क्या बोला है, पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम विद टाइम पीरियड 2 सेकंड, एम्पलीट्यूड 1 है, तो ये मीन पोजीशन मान लो, इधर 1 सेंटीमीटर इधर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 12.5 सेकेंड। तो बच्चों 2 सेकंड का क्या है, टाइम पीरियड है, 2 सेकंड का क्या है, टाइम पीरियड है। अब देखो 2 सेकंड का टाइम पीरियड है, मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं, सपोज वो यहां से चालू किया t इक्वल टू 0 पे, तो गया और आया, 2 गया 2 आया, ठीक है। तो जाके आना में 2 सेकंड लगा, 2 सेकंड में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया ये देखते हैं। तो 2 सेकंड में उसने डिस्टेंस कवर किया है बच्चों, डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकंड्स है 4, गया 2 आया 2, तो टोटल कितना है 4 मीटर, ठीक। तो बताओ 12 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, डिस्टेंस होगा 2 सेकंड में इतना किया, अब 12 सेकंड में कितना कर लेगा, इंटू 6 कर दो, तो कितना गया 24 सेंटीमीटर, ठीक। अब 24 सेंटीमीटर के बाद और 0.5 सेकंड तक गया, तो बच्चों देखो 1 सेकंड जा रहा है 1 सेकंड आ रहा है ना, तो आधा सेकंड में कितना पहुंचेगा, आधा ही, तो कितना चलेगा 1 सेंटीमीटर और चला, तो 24 प्लस 1 टोटल 25 सेंटीमीटर वो चल गया डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 12.5 सेकंड में वो यहीं पर मौजूद है, तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल माइनस फाइनल पोजीशन मतलब कितना हुआ 1 सेंटीमीटर का, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपन के यहाँ पर रेशियो निकालना है तो आ जाएगा 25:1। तो अगला सवाल बच्चों किसका है, बैंकिंग का है। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ अ गिवन एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा दिया, कर्व्ड रोड ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर हैविंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। तो बच्चों ये डेरिवेशन वैसे आप लोग को अगर आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो डेरिवेशंस क्लास में कराई होंगे, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से लिख सकते हो। वैसे ये फॉर्मूला डिराइव कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो बच्चों डेरिवेशन के लिए अपन क्या लेते थे, सपोज ये रोड बैंक किया गया, इस तरफ मुड़ना इस तरफ है, कर्व इस तरफ है ना, ये एंगल ऑफ बैंकिंग क्या है थीटा, और अपनी कार है यहाँ पर है ना, कार का मास है m। तो बच्चों 3 फोर्सेस लगते हैं, एक mg डाउनवर्ड लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, अप फ्रिक्शन डाउन द सरफेस भी लग सकता है अलोंग द सरफेस। तो बच्चों सिर्फ बैंकिंग से मुड़ने के लिए √rg tan थीटा वैल्यू होती थी। अगर आप मिनिमम जो स्पीड है सिर्फ बैंकिंग से मोड़ने के लिए उससे कम रखते थे तो क्या होता था, रेडियस को ये छोटा होने लगता था, रेडियस छोटा होने लगता था तो फ्रिक्शन
ऊपर लगता था, गाड़ी नीचे स्लाइड होने लगेगी। लेकिन अगर आप अंडर रूट आर जी टेन थीटा सिर्फ बैंकिंग से मुड़ने से ज़्यादा स्पीड रखते थे तो गाड़ी ऊपर स्लिप होने चलेगी, और ऊपर स्लिप ना हो इसके लिए फ्रिक्शन क्या करते थे, नीचे लगाते थे, है ना। तो बच्चों आपके कितने फोर्सेस आ गए, आपके आ गए 4 फोर्सेस, और फ्रिक्शन कितना लगेगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू जितनी लग सकता है, क्योंकि मैक्सिमम सेफ स्पीड पूछा है वो। तो बच्चों आपके 3 फोर्सेस आ गए और ये बन गया आपका फ्री बॉडी डायग्राम। नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है n, और इस तरफ लग रहा है फ्रिक्शन। तो आप ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस ले लेंगे, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को आप इक्वेट करेंगे, है ना, उससे एक रिलेशनशिप आएगा। तो वर्टिकल फोर्सेस को तो नॉर्मल बैलेंस करना है कि mg का जैसे कंपोनेंट लिए, ऊपर n का कंपोनेंट लिए सपोज, तो ऊपर आएगा n cos थीटा, तो आप n cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, mg लिख सकते हैं, है ना। और फ्रिक्शन का भी एक कंपोनेंट आएगा, तो mg प्लस जो भी फ्रिक्शन का साइन कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट आ रहा है वो, ये बराबर क्या लिखेंगे, mg। ये आएगा इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आएंगी ना, जैसे n का साइन कंपोनेंट आएगा और फ्रिक्शन का कॉस कंपोनेंट आएगा, है ना, फ्रिक्शन का कॉस कंपोनेंट, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, गाड़ी को गोल गोल घुमा रहे हैं। तो वो इक्वेट करके क्या लिखना है, n sin थीटा प्लस f cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बाय r, ठीक है, क्योंकि वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ये दो इक्वेशन प्लस फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आप लिख सकते हो mg cos थीटा, उसको सब्स्टिट्यूट करना है और इसको सॉल्व करके n और फ्रिक्शन को आपको रिमूव करना है बच्चों। मासेस अपने आप कट जाते हैं और आप ये तीनों फॉर्मूले को इक्वेट को सॉल्व करोगे तो ये लिखेंगे। ये स्पीड सॉल्यूशन है, इसलिए मैं पूरा डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, आप डेरिवेशन किताबों में भी दिया है, सब जगह दिया, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, व्हाट इज द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस व्हेन ऑप्टिकल पावर इज इंक्रीज फ्रॉम 2.5D टू 2.6D। ठीक है, तो F बराबर क्या होता है बच्चों, 1/P। तो DF क्या होगा, DF होगा, अच्छा नहीं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले दोनों साइड क्या ले लो, लॉग। तो आप क्या लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, F बराबर P का इनवर्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ln F बराबर -1 ln P, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, df बाय f बराबर dp बाय p माइनस, ठीक है। अब फ्रैक्शनल है तो इंटू 100%, अच्छा फ्रैक्शनल पूछा तो 100 को इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। तो आपको बोला है बच्चों व्हाट इज द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन फोकल लेंथ, तो फ्रैक्शनल डिक्रीज क्या होगा, df बाय f, और इसमें डिक्रीज कितना गया, प्रेशर पावर में 2.5 से 2.6, मतलब 0.1 का डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कर रहे हैं, ओरिजिनल कितना था 2.5, तो आ जाएगा 1.1 बाय 2.5, तो कितना आ जाएगा बच्चों, इंटू कर दो इसको 1000 से, इसको भी इंटू कर दो 1000 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों 1000, नहीं ये कितना आ जाएगा बच्चों 100, और ये आ जाएगा बच्चों 25 इंटू 100, तो 25 चौक, तो ये आ गया बच्चों 4/100, 4/100 होता है 0.04, तो ये आ जाएगा बच्चों सेकंड। आई बात समझ में। अगला, a water bubble is a depth of 20 centimeter and radius of bubble is 1 centimeter. If the inner pressure of the bubble is greater than the atmospheric pressure by इतना, then find the surface tension. आई बात समझ में। तो बच्चों ये बबल है पानी की सरफेस से इतना अंतर, तो बच्चों यहाँ पर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नीचे आते हैं तो प्रेशर कितना हो जाता है बाहर में, ρgh, क्योंकि डिफरेंस फ्रॉम एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिखा है तो खाली अपन ρgh की वैल्यू लेंगे, P0 को अपन को क्या करना है, नेग्लेक्ट। तो बाहर का प्रेशर है बच्चों ρgh, अंदर में क्या होता है बच्चों, एक्सेस प्रेशर, तो एक्सेस प्रेशर जो अंदर होगा माइनस बाहर का प्रेशर ρgh, ये जो डिफरेंस प्रेशर, डिफरेंस इन प्रेशर होगा अंदर माइनस बाहर, दैट एक्सेस प्रेशर इज इक्वल्स टू बबल है 2T/r। आई बात समझ में। तो बच्चों वैल्यू डाल के सॉल्व करना है, तो हमको क्या बोला है, एक्सेस प्रेशर है 2100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, माइनस डेंसिटी, पानी की डेंसिटी दी नहीं है लेकिन अपन ले लेते हैं 10⁻3, जी का वैल्यू लेते हैं बच्चों 10, और डेप्थ कितना है 20 सेंटीमीटर, तो क्या लिखते हैं 20/100। दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू टी का वैल्यू हमको पता नहीं है, आर का वैल्यू कुछ तो दिया है 1 सेंटीमीटर, तो लिख लेते हैं 1/100, तो 100 कहाँ चले जाएगा ऊपर। अब बच्चों ये आ गया 2100, 1 2 कट गया, तो ये आएगा बच्चों -2000 बराबर 2T इंटू 100, तो ये आ जाएगा 100 बराबर 2T इंटू 100, 100 कट गया, T बराबर क्या आएगा बच्चों, आधा न्यूटन पर मीटर, आधा कितना होता है 0.5 न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट अगला सवाल,
अगला सवाल हम लोग को क्या दिया है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज डी, area is A of each plate and E is the electric field between the plates, find the energy stored in the capacitor. तो बच्चों एनर्जी स्टोर्ड E बराबर क्या लिख सकते हैं आप, हाफ सी वी स्क्वायर लिख सकते हैं. तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर होगा हाफ सी को लिखेंगे ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू वी. अब बच्चों आप जानते हैं कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है और पोटेंशियल डिफरेंस अगर v है तो v बराबर क्या लिखते हैं, इंटू डी, वे डी इज द डिस्टेंस. तो यहाँ से v बराबर आ जाएगा ई डी, तो ई स्क्वायर डी स्क्वायर, एक डी से एक डी कट गया तो आएगा हाफ ए एप्सिलॉन नॉट डी ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए डी ई स्क्वायर. ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर 1. ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका आंसर. तो ये 20 क्वेश्चन बच्चों इस शिफ्ट के मेरे पास मेमोरी बेस्ड थे, तो इसके मैंने सोल्यूशन आपको बताने की कोशिश की है. और बाकी भी अगर आपको स्पीड सोल्यूशन चेक करना है तो आप इसमें मैं लिंक डाल दूंगा. तो अभी तक के जितने भी सेशन हो चुके हैं बच्चों 22, 23 और 24 के 6 शिफ्ट के आपका डल चुका है. और जो 27 तारीख को सुबह जो पेपर होगा 27 तारीख के, उसके भी मैं शाम तक बनाने की कोशिश करूंगा फर्स्ट शिफ्ट का, और अगले दिन सुबह सेकंड शिफ्ट का डाल दूंगा. तो आप उसको भी देख लीजिएगा और अपनी प्रिपरेशन करते जाइए बच्चों. आखिरी तक अपने को अपना 100% देना है. अब अगर आप मेहनत पूरी करोगे तो आपको अच्छा बुरा ऐसा कुछ लगने वाला नहीं है. अगर मेहनत पूरी करे हो तो कुछ बुरा नहीं लगेगा, ठीक है. लेकिन हाँ, अगर ऐसा रिग्रेट रह गया पेपर देने के बाद कि अरे यार पूरा 100% नहीं दिया यार, मेरा और अच्छा हो सकता था, तो ये अपने को फीलिंग अच्छी नहीं लगेगी बच्चों. ठीक है, तो अपना 100% दीजिए बच्चों और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.